हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित एक संस्मरण है जिनका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ेंगे, जो एक क्या है, एक संस्मरण है। और संस्मरण कब लिखा जाता है? स्मृतियों के आधार पर संस्मरण लिखा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे कोई अन्य व्यक्ति के बारे में बहुत ही अत्यधिक जानता है तो उसकी याद में संस्मरण लिखा जा सकता है या जाता है। अब यह जो संस्मरण लिखा गया, ये फादर कामिल बुल्के, जो तस्वीर आपको दिख रही है, यह किसकी है? फादर कामिल बुल्के जी की है। फादर कामिल बुल्के जी, ठीक है, जिनका जन्म होता है बेल्जियम के रेम्स चैपल में, अर्थात कह सकते हैं विदेशी हैं, विद्वान हैं। और हमारे जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी वो भारतीय हैं। इनका बहुत ही अंतरंग संबंध था, बहुत ही अत्यधिक इनकी मित्रता थी। तो इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जब तक राम कथा रहेगी, जब तक इस विदेशी विद्वान को नहीं भूला जा सकता। इन्होंने पीएचडी भी हिंदी विषय में की है और भारत सरकार द्वारा 1947 अर्थात स्वतंत्रता के वर्ष इन्हें पद्म भूषण से क्या किया गया? सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, तो इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनके अभ्यास प्रश्न, इस संस्मरण से संबंधित अभ्यास प्रश्न। यह हमने पढ़ लिया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय, और इस संस्मरण का सारांश हमने पढ़ लिया है। यह है आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत अध्याय संख्या की बात करें, चैप्टर संख्या की बात करें तो कौन सा है? 13 अर्थात 13। ठीक है, अब ये जो पुस्तक है आपको दिखाई दे रही है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक कौन है, तो कौन है भी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। अब मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण क्या है? पहले तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। यह जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, आपसे पूछा जाए कि गद्य विधा में, यानी कि गद्य विधा में यह क्या है? नाटक है, कहानी है, संस्मरण है, क्या है? तो फिर क्या है? ये एक संस्मरण है। और ये संस्मरण कब लिखा जाता है? स्मृतियों के आधार पर। किसके आधार पर? स्मृतियों के आधार पर संस्मरण लिखा जाता है। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में बहुत ही अत्यधिक जानता है तब संस्मरण लिख सकता है वो। ठीक है, अब इसमें जो यह संस्मरण लिखा गया, किस इंसान पर लिखा गया है? यह लिखा गया है फादर कामिल बुल्के जी पर। किस पर लिखा गया है? फादर कामिल बुल्के जी पर लिखा गया है। ठीक है, इनके और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बहुत ही अंतरंग संबंध माने जाते हैं। ठीक है, ये वैसे तो सन्यासी थे लेकिन पारंपरिक रूप से सन्यासी दिखाई नहीं देते थे, ये हमें ध्यान रखना है। और सक्सेना साहब ने तो यहाँ तक भी कहा है दोस्तों कि जब तक इस संसार में राम कथा को गाया जाएगा, सुना जाएगा, तब तक इस विदेशी विद्वान को नहीं भूल सकते। किनको? फादर कामिल बुल्के जी को। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं हम संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक की शुरुआत करते हैं हम। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, यानी कि उन्हें एक फोड़ा हो गया था। क्या हो गया था? एक फोड़ा हो गया था, जिसे गेग्रीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेग्रीन कहा जाता है। एक बहुत ही कष्ट साध्य फोड़ा होता है। तो लेखक कह रहे हैं कि फादर कौन? फादर कामिल बुल्के जी को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। यह एक बहुत ही कष्ट साध्य फोड़ा होता है, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहरबाद का या इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। कहने का तात्पर्य क्या था कि ऐसे अच्छे इंसान को नहीं मरना चाहिए था, जहरबाद से, इस फोड़ा से नहीं मरना चाहिए था। क्योंकि यह सवाल तो ईश्वर से पूछें कि जो प्रभु की आस्था रखता है, जो प्रभु में आस्था रखता है, जो प्रभु को हमेशा याद करता रहता है, उस इंसान को ऐसा कष्ट साध्य फोड़ा नहीं देना चाहिए। यदि दे भी देता है तो उसे मरना नहीं चाहिए था, यदि उसे मारना नहीं चाहिए था उस फोड़े के द्वारा। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी
सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने, यानी कैसे, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी धाड़ी, नीली आंखें बाहें खोल गले लगाने को आतुर। कहने का तात गोल खोल गले लगाने को आतुर, यानी कि उनका कैसा शरीर था, गोरा रंग था, सफ़ेद झाई मारती भूरी धाड़ी थी, नीली आंखें बाहें खोल गले लगाने वाले को आतुर। ऐसे वो ऐसे इंसान, तो ऐसा अच्छा इंसान, देखो आप लोग सोच सकते हैं, जो एक विदेशी होकर के भी, मतलब एक भारतीय कवि ने, इतिहासकार ने, एक उपन्यासकार ने उनके बारे में इतना अच्छा संस्मरण लिखा है। हम कह सकते हैं कि हमारे भारतीयों की दृष्टि से बहुत ही अच्छे इंसान माने जाते हैं, जिन्हें 1947 में क्या पद्म भूषण से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। इतनी ममता, इतना अपनत्व है इस साधु में, अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता है। यानी कि इतनी ममता और इतना अपनत्व है इस साधु में, अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। यानी कि प्रत्येक भारतीय पर वो अपना जी जान लुटाना चाहते थे, उसकी सहायता करना चाहते थे। मैं 35 साल से इसका साक्षी हूँ, यानी कि लेखक कह रहा है कि मैं 35 साल से इसका क्या हूँ, साक्षी हूँ। यानी प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो उनमें इतनी ममता भरी हुई थी, कूट कूट कर इतना अपनत्व था कि साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। और इसका साक्षी कौन है, लेखक स्वयं है। कौन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। कितने साल का, 35 साल का। यानी 35 साल से जिस व्यक्ति के साथ रहे, जिसकी कर्मों के बारे में वो जानता हो, कभी अधर्म करने की सोचता ही नहीं हो, तो उस व्यक्ति के बारे में लिखना भी बनता है। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वो दिल्ली आते थे, यानी कि तब भी और जब वो इलाहाबाद में थे और तब भी जब वो दिल्ली आया करते थे, तब भी मैं उन्हें जाना करता। तब भी वो क्या करते थे, बहुत ही एक अच्छे प्रियजन के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करते रहते थे। आज उन भावों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। यानी कि अब याद करते हैं, यदि मैं फादर को याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक उदास शांत भरा संगीत मैं सुन रहा हूँ। उसको देखना करुण के निर्मल जल से स्नान करने जैसा है। यानी कि करुण क्या होता है, जहाँ दुख होता है, जहाँ क्या होता है भी, जहाँ दुख होता है उस निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। यानी कहने का तात्पर्य, उनको देखना तो एक करुण जल में स्नान करने जैसा है और उनसे बात करना कर्म के संकल्प जैसा भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके कारण फादर बुलके थे। यानी कि परिमल एक संस्था थी जो कवियों की सहायता के लिए, निराला जी, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे कवियों ने मिलकर के एक संस्था को क्या किया था, मतलब शुरुआत की थी। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय सुझाव देते, हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते। यानी पुरोहित क्या होता है, जो पादरी होते हैं ना, उनका जो आचार्य होता है, उस प्रकार से हमारे प्रत्येक उत्सव में हमारे जो भी सुख दुख जैसा भी होता, तो वे एक बड़े भाई की तरह हमें संभालने के लिए आ जाते थे हमारे घरों में। ऐसा नहीं कि एक जिसको जानता भी नहीं था और उसको पता चल जाता तो वह उस प्रियजन की सहायता करने के लिए वहां पहुंच जाते थे, और एक कैसे थे, एक बड़े भाई की तरह। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। कहने का तात्पर्य क्या है, मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार डाला गया अन्न भी याद है। क्या कह रहे हैं कवि, कि मेरा जो बच्चा है उसके मुख में पहली बार जिन्होंने अन्न डाला वो कौन है, फादर कामिल बुलके साहब हैं। और उसकी नीली आंखें, बच्चे की नीली आंखें, उसका जो प्यार है उस बच्चे पर इतना था कि जैसे किसी ऊंचाई की देवदारू की छाया में खड़े हो। जैसे वो खड़े होते, लंबे गोरे तो थे, नीली नीली आंखों वाले हैं, भूरी भूरी बाहों वाले, तो वो ऐसे लगते थे कि मेरा बच्चा है ना, वो किसी देवदारू वृक्ष की छाया में क्या हो, लेटा हुआ हो, सो रहा हो। और उनका जो प्रेम था वो एक माता पिता जैसा लगता था।
कहाँ से शुरू करूं, यानी कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों फादर की साइकिल चलती दिख रही थी। अब कह रहा है कि मैं फादर जी के बारे में कहाँ से मैं तुम्हें बताऊं। पाठकों से कह रहे हैं कि हे पाठकों, मैं तुम्हें कहाँ से बताऊं। चलो ठीक है, मैं कहाँ से शुरुआत करता हूं। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल दिख रही थी मुझे। वह हमारे पास आकर रुकती, मुस्कुराते हुए उतरते, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। यानी कवि कहते हैं कि मैंने फादर कामिल बुल्के साहब को कभी गुस्से में नहीं देखा, हमेशा प्रेम बरसाते हुए ही देखा है। चाहे वो कैसा भी प्रेम हो, दुख में हो चाहे सुख में हो, लेकिन वो हमेशा प्रियजनों पर, अपने लोगों पर हमेशा प्रेम ही झलकाते थे। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माता पिता, माँ और पिता भी सभी थे। यानी कि जैसे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे बेल्जियम में, तो अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनका मन हुआ कि मैं सन्यासी बनूंगा। भी सन्यासी मन का ख्याल उन्हें कैसे आया, क्योंकि घर भी भरा पूरा था। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि 2 भाई थे, 1 बहन भी थी, माँ भी थी, पिता भी थे। फिर उनके मन में ऐसा क्यों आया, यह तो कवि को भी क्या है, एक आज भी आश्चर्य में डालता है। आपको अपने देश की याद आती है। अब उनसे पूछा जाता है, किनसे, फादर कामिल बुल्के जी को, क्या कि आपको अपने देश की याद आती है। तो फादर कामिल बुल्के जी क्या कहते हैं, मेरा देश तो अब भारत है, मेरा देश तो अब भारत है। क्यों, देखो मैं आपको बता दूं, वैसे इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, बेल्जियम में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेल्जियम, यूरोप में हुआ था। और यहाँ एक इनका शहर है जिसका नाम है रेम्स चैपल। रेम्स चैपल एक शहर है जहाँ इनका जन्म हुआ, लेकिन कर्म भूमि किसे बनाते हैं, भारत को। जब इनसे पूछा जाता है क्या आपको अपने देश की याद नहीं आती, क्या याद आती है क्या, बताओ, तो वो कहता है कि मेरा देश तो अब क्या है, भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूं, उनसे पूछा है कि मैं आपकी जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूं। वो कहता है हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। यानी जब उनसे पूछा जाता है कि आपको अपने देश की याद नहीं आती, तो वो कहता है मेरा देश तो भारत है। वो कहता है मैं आपकी जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ, तो वो कहता है हाँ आती है, मेरी जन्मभूमि बहुत ही सुंदर है रेम्स चैपल। घर में किसकी याद, तो कहता है माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। और किसी का नाम नहीं लिया, केवल कहा कि माँ की याद। फिर लेखक भी कहेंगे हमें, केवल मैंने देखा है कि माँ की चिट्ठियाँ उसके पास आया करती थी। तो देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ध्यान रखना। उनसे पूछा जाता है कि आपके देश की याद नहीं आती, वो कहता है मेरा देश तो भारत है। मैं कह रहा हूँ आपकी जन्मभूमि, कहता है मेरे को बहुत याद आती है, मेरी जन्म बहुत ही सुंदर है, रेम्स चैपल है जो बेल्जियम यूरोप में है। कहता घर में किसी की याद नहीं आती क्या, कहता आती है ना, माँ की याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा, उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। यानी कि लेखक ने कहा फिर उनको मैंने अपनी स्मृतियों में, अपनी यादों में डूबते हुए मैंने उसे देखा है, और अक्सर मैंने देखा भी है उनकी माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आया करती थी। अपने अभिनय मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। देखो केवल माँ के प्रति, और अभिनय मित्र डॉक्टर रघुवंश को उन चिट्ठियों को दिखाते हैं। वो कहते हैं देखो मेरा अभिनय मित्र है डॉक्टर रघुवंश है, जो मुझे चिट्ठियाँ और एक माँ की चिट्ठियों को भी दिखाया करते थे, लेकिन भाइयों और पिता के लिए लगाव मन में नहीं था। पिता क्या थे, पिता व्यवसायी थे, किसके, फादर कामिल बुल्के जी के। एक भाई पादरी हो गया था, पादरी यानी आचार्य पुरोहित जिसे कहा जाता है। एक भाई काम करता और उसका परिवार था, और एक भाई तो काम करता था और उसका एक क्या था, परिवार भी था। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी नहीं की थी। यानी देखो पिता व्यवसायी, एक भाई पादरी बन गया था, एक का परिवार भी था, एक काम भी करता था। बहन क्या थी, जिद्दी थी, और बहुत देर तक उसने क्या नहीं की थी, शादी भी नहीं की थी। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। लेखक कह रहे हैं कि जब उसकी बहन जिद्दी तो थी और उसने बहुत देर तक शादी भी नहीं की थी, तो एक आध बार लेखक ने कहा कि मैंने बुल्के जी को अपनी बहन की शादी की चिंता करने में देखा था कि उसकी शादी मैं करूं। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। यानी कि भारत में जब आए वो,
तब से वो केवल 2 या 3 बार ही अपने शहर गए थे अपने परिवार से मिलने के लिए। लेकिन मैं तो सन्यासी हूं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? क्या कह रहे हैं कि लेकिन मैं तो क्या हूं, सन्यासी हूं, आप सब घर छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। यानी फादर कामिल बुल्के जी के बारे में सक्सेना साहब कह रहे हैं कि उनकी माँ ने तो बचपन में घोषित कर दिया था कि बच्चा हाथ से निकल गया है। भारत को अपनी जन्मभूमि बताता है। यानी कहता है कि आप सन्यासी क्यों है? कहता है प्रभु की इच्छा है। और फिर भी इतने अच्छे इंसान को जहर भात जैसा फोड़ा हो जाता है, गेगरीन हो जाता है, जिससे उनको लेखक कहते हैं उनसे उनको मरना नहीं चाहिए था। जो केवल भारतीय जनों पर हमेशा वात्सल्य रूप में हमेशा प्यार लुटाया करते थे, ऐसे इंसान को मरना नहीं चाहिए था। यदि मरते भी हैं तो कोई नहीं, लेकिन जहर भात जैसे फोड़े से नहीं मरने चाहिए थे। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए, यानी कि इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ करके वो सन्यासी बनने के लिए जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, पर उन्होंने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी धर्म गुरु के पास? कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। यानी कि जब वे इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे तो उसे छोड़ करके उनके मन में सन्यासी बनने की जागी, तो वो धर्मगुरु के पास चले गए। धर्मगुरु के पास जाते हैं तो उन्हें, और जब धर्मगुरु के पास जाते हैं तो सन्यास कोई भी बनता है तो उन्हें एक शर्त रखने की छूट थी। तो वो कहते हैं एक शर्त है मेरी, क्या? कि मैं सन्यास धारण करने के बाद मैं भारत जाऊंगा। तो धर्मगुरु ने कहा कि ठीक है, जा सकता है तू, और आ भी गया था। लेकिन लेखक कहता है कि भारत जाने की बात क्यों उठी? अरे जब वो सन्यासी बनना चाहता था तो भारत जाने की इच्छा क्यों जागी? इतना प्रेम अपनी कर्म भूमि से, जन्मभूमि में होना चाहिए इतना प्रेम तो, लेकिन वो इतना प्रेम किससे करते थे? अपनी कर्म भूमि अर्थात भारत से करते थे। नहीं जानता, बस मन में यह था। लेखक कह रहे हैं कि जब वो सन्यास धारण करना चाहते थे, भारत छोड़ करके फिर वो कहाँ गए? धर्मगुरु के पास गए। फिर उनका मैं एक शर्त रखना चाहता हूँ, सन्यास तो मैं धारण कर लूंगा, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा? यहाँ नहीं रहूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा? भारत जाऊँगा। लेखक कह रहे हैं कि भारत जाने की बात क्यों उठी? पहली बात तो सन्यासी बनने की बात क्यों उठ गई। फिर वो कह रहे हैं कि मैं संन्यास ग्रहण करने के बाद भारत जाऊंगा। फिर लेखक कह रहे हैं मेरे आज तक वह समझ में नहीं आया जब उन्होंने ये लिखा संस्मरण कि भारत जाने की बात क्यों उठी। नहीं जानता, बस मन में यह था कि ये ऐसा क्यों हुआ। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गया। इन धर्म गुरुओं ने उनकी शर्त मान ली कि ठीक है तू भारत जा सकता है संन्यास धारण करके। पहले जी-सेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। यानी कि पहले जी-सेट संघ में 2 साल तक, कितने साल तक? 2 साल तक पादरियों के साथ बीच में धर्माचार की पढ़ाई की। यानी कि संन्यास ग्रहण करने के बाद में वो जी-सेट संघ के अंतर्गत 2 साल उन्होंने पादरियों के साथ धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की। फिर 9 से 10 वर्ष तक की दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता अर्थात कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए किया। ध्यान रखना, यानी कि इलाहाबाद से तो एमए किया और कलकत्ता से क्या किया? उन्होंने बीए किया। ठीक है, और 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे वो, और कलकत्ता से तो बीए किया और इलाहाबाद से क्या किया? एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। ये उन दिनों की बात है जब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के क्या थे? अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया क्या? रामकथा उत्पत्ति और विकास। अब लेखक कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के जी ने हिंदी विभाग में रहकर के 1950 में पूरा किया। उनकी एक पुस्तक का नाम है, रचना का नाम है रामकथा उत्पत्ति और विकास। ठीक है, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। यानी परिमल जो संस्था है साहित्यकारों के लिए जिसकी स्थापना की गई थी, उसमें आज भी उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड को
रूपांतरण भी किया, किस नाम से, नील पंछी के नाम। कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के जी ने मातरलिंग का जो ब्लू बर्ड नाम से कोई एक रचना लिखी गई थी, उसका रूपांतरण उन्होंने, उसका अनुवाद उन्होंने नील पंछी के नाम से भी किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी और वहीं बीमार पड़े और पटना आए। कहने का तात्पर्य क्या है, यह उस समय की बात है जब हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे और वहीं शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में रामकथा और उत्पत्ति और विकास को क्या किया, उन्होंने पूरा किया। और परिमल में आज भी उनके अध्याय पढ़े जाते हैं आज भी, ध्यान रखना। और फादर ने मातरलिंग का एक प्रसिद्ध रचना थी जिसका नाम था ब्लू बर्ड, उसका अनुवाद वो नील पंछी के नाम से भी करते हैं। उसके बाद वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे और फिर वहीं पर उन्होंने क्या, अंग्रेजी हिंदी कोश का क्या किया, उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और वहीं पर उन्होंने बाइबल का अनुवाद भी किया और बीमार भी वहीं पड़े और कहाँ आ गए, फिर पटना आ गए, फिर दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि 47 वर्ष तो कहाँ रहे, वो हमारे भारत देश में रहे और 73 वर्ष की उन्होंने पूरी जिंदगी जीकर फादर बुल्के संकल्प से क्या थे, सन्यासी थे। ये ध्यान रखना। यानी कि हम कह सकते हैं 47 वर्ष तो क्या रहे, वो देश में रहे और 73 वर्ष की उन्होंने पूर्ण रूप से पूर्ण जिंदगी जी। और हम कह सकते हैं संकल्प से तो क्या थे, वो सन्यासी थे। कभी कभी लगता वह मन में सन्यासी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक घर परिवार में वो बड़े भाई की तरह, लेखक के घर में भी और अन्य के भी घर में वो जाया करते, देवदार वृक्ष की तरह वो बच्चों को अपना आशीर्वाद देते रहते थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं, यानी किसी से भी उन्होंने रिश्ता बना लिया तो कभी तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती है, यानी कि 10 साल बाद भी मिलने के बाद भी अब उसकी गंध भी हमें क्या होती है, महसूस होती है। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जब भी वो दिल्ली आते थे, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कुछ भी हो, समय मिलकर, वो शायद 2 ही मिनट मिले लेकिन 2 मिनट जरूर मेरे से मिलकर जाते थे। यह कौन सन्यासी करता है, उसकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। यानी कि देखो, एक विदेशी इंसान, विदेशी विद्वान जो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उन्हें क्या थी, एक लालसा थी, आकांक्षा थी उनकी। देखो विदेशी, आजकल तो कहते हैं ना हिंदू में ऐसे लोग बहुत से कम है जो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना, तो यहाँ तो एक सन्यासी, और वो भी कौन, विदेशी, जो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की इच्छा थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए एक काटे तर्क देते, यानी एक काटे जो काटन है, यानी कि हर मंच पर जहाँ जहाँ वो मंच पर भाषण देते वहीं वहीं एक काटे तर्क देते रहते, क्यों न हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखा जाए। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा का दुख करते उन्हें पाया है। कहने का तात्पर्य क्या है, इनकी एक विदेशी विद्वान जो हिंदी की उपेक्षा करता था, उन्हें दुख करते हुए, दुख प्रकट करते हुए और उन्हें यहाँ तक कि झुंझलाते हुए भी देखा कि तुम हिंदी की बुराई क्यों कर रहे हो नालायक को। और वो भी विद्वान, विदेशी होकर के घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं राह। मुझे अपनी पत्नी पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। यानी कि लेखक कह रहा है मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और उसके साथ में फादर की स्मृतियाँ मुझे याद आ रही है। आज वह नहीं है, दिल्ली से बीमार रहे, पता नहीं चला। यानी दिल्ली से बीमार थे लेकिन मुझे पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब मैं दिल्ली गया तो उनसे मिलने, तो वो बीमार थे लेकिन
मुझे पता नहीं चला कि वो बीमार कब हो गए, कैसे हो गए, लेकिन अब की बार उन्होंने मुझे बाहें खोल करके गले नहीं लगाया था। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। ताबूत होता है जिसमें सब रखा जाता है। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट से निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में उतारा गया। कहने का तात्पर्य क्या है, 18 अगस्त 1982 की सुबह की बात है। तो कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में एक ताबूत में, एक छोटी सी नीली गाड़ी में उनका ताबूत उतारा गया। कुछ पादरी थे और डॉक्टर रघुवंश जी जो उनका अभिनय मित्र था, उनका बेटा और उनके परिजन जैसे राजेश्वरी सिंह उसे उतार रहे थे ताबूत को। नीली गाड़ी थी ना, तो निकलसन कब्रगाह में आई थी कश्मीर गेट के सामने, तो रघुवंश जी का बेटा और उनके कुछ परिजन जैसे राजौरी जैसे उसे ताबूत को उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुख खोले लेटी थी। देखो मानवीकरण यहाँ भी कहा जाता है कि पद में ही ऐसा होता है, अरे भी गद में भी होता है। गद रचना बिना छंद युक्त हो सकती है, लेकिन देखो यहाँ इन्होंने मानवीकरण भी किया है। देखो कब्रगाह उसे सुलाने के लिए किनको, फादर कामिल के ताबूत को अवाक मुंह खोले लेटी हुई थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कबे और तेज धूप के व्रत। कहने करील क्या होता है, एक झाड़ी जैसा एक पौधा होता है जिस पर कांटे ही कांटे होते हैं लेकिन पत्ते नहीं होते। ये ध्यान रखना, उसे क्या कहा जाता है, उसे करील कहा जाता है। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गेरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आवटों से दबे हुए थे, सिमट आए कब्र के चारों तरफ। कहने का तात्पर्य क्या है, 1982 की सुबह निकलसन कब्रगाह में ये सभी लोग वहां शामिल थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची में फादर पास्कल तोयना के द्वारा, यानी कि मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। किसके विधि द्वारा? मसीही विधि द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुर्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रतन और पैदा हो। ऐसा किसने कहा? रेक्टर फादर पास्कल ने कहा कि फादर बुर्के धरती में जा रहे हैं, ऐसे रतन इस जन्मभूमि पर और भी पैदा हो। तो मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, लेकिन हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जोवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन कर्म श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि फादर बुल्के जी अब जमीन के अंदर जा रहे हैं, ऐसे रतन और भी पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपने श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया, फिर देह कब्र में उतार दी। तो डॉक्टर सत्य प्रकाश ने अपनी श्रद्धांजलि के अनुकरणीय जीवन को नमन करके उन्हें कब्र में उतार दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। कहने का तात्पर्य क्या है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इस सन्यासी ने कि मेरी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन पूरा देश रो रहा था। ये मान लो बहुत से लोग रोए जब पादरी जी ने ये कह दिया कि वो कब्र में जा रहे हैं, ऐसे रतन और पैदा हो। तो आप सोचो, जिन्हें 1947 में पद्म भूषण से सम्मानित किया भारत देश ने, जो हिंदी की उपेक्षा करता उसको झुंझलाते हुए देखा गया, उसको ऐसा दुख होता गया कि कैसे वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भारत देश की हिंदी जो भाषा है उसे राष्ट्रभाषा के रूप में क्यों नहीं देखा जाए।
इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति में हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। यानी आंच की तरह आज भी आजीवन होता है, जब तक जीवन रहेगा तब तक उनकी निकट किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। यानी कि हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय में उनकी याद, उनकी स्मृति हमेशा बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ। ये है आपका मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण। अब आपका क्या होता है, समाप्त होता है। देखो, इसको पढ़ने से यह पता चलता है कि भारतीयों को भी ऐसा होना चाहिए। जब एक विदेशी इंसान ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रत्येक मंच पर, उनके राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रत्येक मंच पर जब कुछ एक काटे तर्क देता है, तो आप लोग तो भारतीय हैं, आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। अब देखो, यह भी जाने, ऐसा लिखा हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में, तो एक बार देख लेते हैं परिमल संस्था के बारे में। परिमल निराला के प्रसिद्ध काव्य संकलन से प्रेरणा लेते हुए 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले कुछ उत्साही युवक मित्रों द्वारा परिमल समूह की स्थापना की गई। यानी कुछ व्यक्तियों द्वारा निराला जी के प्रसिद्ध काव्य संकलन से प्रेरणा लेकर के परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियां आयोजित की जाती थी, जिनमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि पर खुली आलोचना और उन्मुक्त बहस की जाती। कहने का तात्पर्य क्या है, निराला जी का परिमल नाम से एक बहुत ही अच्छा काव्य संग्रह है। उससे क्या लेकर के, उससे उस काव्य संकलन से प्रेरणा लेकर के कुछ उत्साही कवियों ने परिमल नामक एक संस्था की स्थापना कर दी, जिसमें उपन्यास, नाटक, कविता, इन पर आलोचना, बहुत ही अच्छी बहस की जाती थी। परिमल का कार्य क्षेत्र इलाहाबाद था, जहां निराला जी का निधन भी हुआ था। जौनपुर, मुंबई, मथुरा, पटना, कटनी में भी इसकी शाखाएं रही। परिमल ने इलाहाबाद में साहित्यिक चिंतन के प्रति नए दृष्टिकोण का न केवल निर्माण किया, बल्कि शहर के वातावरण को एक साहित्यिक संस्कार देने का प्रयास भी किया है। कहने का तात्पर्य क्या है, परिमल संस्था है जिसकी स्थापना बहुत सारे नवयुवकों ने की है, जो केवल हिंदी के उपन्यास, नाटक पर बहस होती है, हिंदी क्या दूसरे भाषाओं पर भी जिसे अनुवाद किया जाता था बाद में हिंदी में, उस पर भी बहस की जाती थी। ठीक है, ये आपकी परिमल संस्था है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सेशन में बढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।